हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट की थी केवीएस के लिए, हम हिंदी की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तो कल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वर्णमाला का। कल हमने वर्ण पढ़ा था, वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्णमाला पढ़ी थी, लिपि पढ़ी थी। वर्ण कितने प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन दो प्रकार का होता है। तो अब इससे आगे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका है स्वर। कल मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और ये भी बताया था आपको कौन कौन से होते हैं, ए ई उ, आपका ए आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ। तो ये आपके 11 स्वर होते हैं। तो स्वर आपको कल मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि स्वर आपके कौन से स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो आपके स्वर्ण होती है। उसके बाद स्वर के बाद आपका जो इसके बाद स्वर में आपका इसके टाइप्स पढ़ते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के। स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और थर्ड होता है आपका प्लुत स्वर। फ्रेंड्स, इन दो तीनों टाइप्स में आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगर वर्णमाला से आपके क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, अगर डेफिनेशन में नहीं है तो आपसे ये पूछ लेगा कि हस्वर कितने हैं या कौन से हैं, आपको अलग अलग दे देगा और आपसे फिर ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा हस्वर है या दीर्घ स्वर है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटक के आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आप उसका आंसर कर दोगे। तो हर सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है। यानी कि वे वर्ण होते हैं जिनके बोलने में आपका सबसे कम समय लगता है। तो ये आपके कौन कौन से होते हैं? ये आपके संख्या में कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। ये आपके कितने होते हैं? 4। और ये आपको याद भी रखना है कौन कौन से होते हैं, ए ई उ और री। ये 4 जो होते हैं ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और ये वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका आता है ह्रस्व स्वर के बाद सेकंड पर दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। यानी कि आपके जो ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर, ये कौन से स्वर होते हैं जिनके बोलने में आपका ह्रस्व स्वर से क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो इसके जो दीर्घ स्वर है आपके, ये दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? ये दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7। कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर आपके बाद आता है, इसके बाद आता है ए ऐ ओ और औ। ये आपके 7 होते हैं। ये आपके होते हैं दीर्घ स्वर। अब इसके बाद जो ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वो कैसे बनते हैं कि जो आपके ये 3 ये हैं, ये जो 3 हैं ये होते हैं आपके मूल दीर्घ स्वर। ये आपके क्या है? मूल दीर्घ स्वर, या फिर आप इन्हें क्या बोल सकते हो? सजातीय दीर्घ स्वर।
हम इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये आपका आ है, क्योंकि ये क्या किससे बना है, या तो ए और ए के उससे बनेगा या फिर ए में आ जोड़ के बनेगा। तो यानी कि ये आपका क्या है, इसी से बनता है, यानी कि दो सेम वर्णों के उससे बनता है, तो इसलिए इन्हें सजातीय बोला जाता है। इसी तरीके से आपका ई का लिया जाता है। ई आपका कैसे हो जाएगा, ई प्लस ई, या फिर आपका बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका ऊ में आपका क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ, या फिर आपका बड़ा ऊ आ जाएगा, या बड़ा ऊ यहाँ पे, या प्लस में छोटा ऊ। तो इसलिए इन्हें सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है, या फिर इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। उसके बाद आपका आते हैं ये चार। इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी, इनकी संख्या हो गई आपकी 3। ये याद रखना, ये दीर्घ स्वर में ही है। दीर्घ स्वर में 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं, और इसमें जो ये पहले आपके 3 स्वर है ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं, या सजातीय हम स्वर इन्हें बोल सकते हैं। क्योंकि, और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेम से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 4 बचते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त संयुक्त दीर्घ स्वर, या फिर दूसरा नाम है इनका विजातीय विजातीय दीर्घ स्वर। दो नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में कि इनकी जो आपकी ऐसे फॉर्मेशन से पूछ लिया जाता है कि क्या बनता है। तो जैसे आपका ए है, पहले ए को कैसे बनता है, ए या आ में आप क्या जोड़ोगे, ई या बड़ी ई जोड़ोगे। ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। ऐसे ही आपका ए नक है, तो ये क्या होता है आपका ए और आ में आपका क्या जोड़ने से बनता है, ए या बड़ी आई। ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओ। ओ आपका किस तरीके से बनता है, ए या आ में हम क्या जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं, तो आपका ओ बनता है। और जो आपका औरत है, ये आपका किस तरीके से बनेगा, ए या आ में आप ओ ओखली जोड़ोगे, तो ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, औरत बनेगा। ठीक है। तो इनकी संख्या क्या होती है, 4। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दीर्घ स्वर हमने पढ़ा था, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनके बोलने में हस्त स्वर से दुगना समय लगता है। और दीर्घ स्वर में आपके ये 7 होते हैं, ये मैंने आपको बताए हैं, आ ई बड़ी ऊ, ए ऐ ओ औ। अब इनका भी आ गया क्लासिफिकेशन है कि जो ये फर्स्ट आपके 3 हैं, इनको मूल दीर्घ स्वर या सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेम से ही फॉर्म होते हैं। जैसे बड़ी ई है तो ई ई ई, मतलब इनमें दूसरा नहीं होता। लेकिन यहाँ आप देखते हो कि ए के साथ ई को मिलाया है तब आपका ए बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए के साथ ए या आ को ही जोड़ते तो ही आपका आ बना है। उसके बाद इसमें जो एक चीज और रहती है, जो हमारे ये हस्त स्वर होते हैं, ये जो हस्त स्वर होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी पहले आप प्लस स्वर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये प्लस स्वर क्या होते हैं, प्लस स्वर आपके वो होते हैं जिनके उच्चारण में तिगुना, सॉरी एक मिनट, प्लस स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। तो वो आपके क्या होते हैं, प्लस स्वर होते हैं, कि जिनके उच्चारण में आपका क्या होता है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तो वो आपके होते हैं प्लस स्वर। जैसे, और ये आप मोस्टली याद रखना कि जो ये प्लस स्वर होता है, ये मोस्टली संस्कृत भाषा के शब्द में यूज होता है। और इसमें ना जब हम किसी को पुकारते हैं या किसी पर चिल्लाते हैं, तो मोस्टली ये तब यूज होगा। जैसे हम बोलते हैं अरे, तो देखो कितना लंबा हो गया। एक वर्ड होता है आपका ओम, ओम, तो उसमें जो आपका ये वाला वर्ड है, उसमें वो लंबा बोला जाता है, यानी कि इसको बोलने में आपको तीसरा क्या लगता है, तिगुना समय लगता है। तो ये इस तरीके का आपका क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। अगर आपको ये इतना समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ फिर।
इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इसमें एक दो चीजें और हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एकमात्रिक। क्या बोलते हैं? एकमात्रिक, एकमात्रिक वाले स्वर। ये एकमात्रिक वाले स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि जो आपको मैंने अभी बताया था इसमें ए, ई, उ और री, इसमें आपको ये मिलते हैं। तो इनकी क्या होती है? एक एक मात्रा होती है सबकी। ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ए की आप देखते हो एक मात्रा होती है, उ में भी एक मात्रा, और ये इसलिए इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। लेकिन जो दीर्घ स्वर है उसमें आपके ये आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक, द्विमात्रिक वाले स्वर। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? एकमात्रिक वाले, और दीर्घ स्वर को आपको क्या बोल देते हैं? द्विमात्रिक वाले स्वर। उसके बाद है फ्रेंड्स आपका, ये आपके मूल स्वर भी होते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी बोल सकते हैं या फिर आपके लघु स्वर भी। आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा कई नाम देके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके एकमात्रिक भी हैं, मूल स्वर भी हैं, लघु स्वर भी हैं, और जो ये आपके दीर्घ स्वर हैं ये आपके द्विमात्रिक हो गए। इन्हें आपके गुरु स्वर भी बोला जाता है, गुरु स्वर, या फिर आपके दीर्घ स्वर हो गया, द्विमात्रिक हो गया, और ये आपके गुरु स्वर भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपके स्वर हैं, अब आपका एक नंबर का जो क्वेश्चन है आपका यहां से भी पुट हो सकता है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको उच्चारण स्थान का पता होने से पहले आपको ये पता होने चाहिए कि उच्चारण स्थान क्या चीज होती है। देखो, जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो जो हमारे अंदर से फेफड़ों से जो हवा निकल के बाहर आती है, तो जो उस टाइम पे जो हमारी जीभ होती है, हमारी टंग जो होती है, वो हमारे मुंह के हिस्सों में टच करती है। और जब आप इनको बोल के भी देखोगे तो आप मेरे साथ बोल के देखना, आपको पता चलेगा कि कौन सा कहाँ से बोल रहा है। ठीक है, तो पहले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो पहला होता है आपका कंठे, कंठ, कंठ को कंठे भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका तालु। कंठ कौन सा होता है? कंठ जो आप गला, जहां से हम बोलते हैं, जहां से हमारा खाना अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पे आपको मुंह को अपना देखोगे आप, तो वहां पे जो आपको जहां से आपका खाना अंदर की तरफ जाता है तो वो आपका होता है कंठ। उसके बाद जो आपका ऊपर मुंह में जो एक खाली सा हिस्सा है, कंठ के आगे ऊपर का जो खाली सा हिस्सा है आपके मुंह में अंदर, वो आपका क्या होता है? तालव्य, तालु बोलते हैं जिसे। थर्ड होता है आपका मूर्धन्य। मूर्धन्य आपका क्या होता है? मूर्धन्य होता है आपका तालु से आगे वाला हिस्सा, जो दांतों के पहले होता है, जहां से आपके दांत निकल रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ आप देखना, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके बीच में और दांतों के बीच में एक जगह होती है, उसे हम बोलते हैं मूर्धन्य। या फिर उसके बाद है आपका कंठ, तालु, मूर्धन्य। उसके बाद आता है आपका दंत या दंत्य, दंत को ही दंत्य बोल देते हैं। उसके बाद ओष्ठ, दांतों के बाहर अब आपका आ गया ओष्ठ, तो ओष्ठ को ही हम बोल देते हैं ओष्ठ है। अब आपको ये पता होना चाहिए तो आपके कितने वर्ण थे ऐसे लेके औ तक, तो आपके कौन से कहां से कैसे बोले जाते हैं। तो देखिए, कंठ में आप बोल के देखिए ए और आ। जब आप ए बोल रहे हो, ए, तो देखो आपके गले से आवाज आ रही है ए आ, तो ये आपके कहां से हो जाएंगे? कंठ से हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या आता है? ई, तो देखो आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है? ई, तो ई आपकी जीभ के ऊपर वाले हिस्से पर टच होती है, तो ये आपके हो जाएंगे ई और बड़ी ई। कंठ से आपके हो गए ए और आ, और तालव्य से आपके हो गए ई और ई। अभी आप बोल के भी देख रहे हो ई ई, तो जी आपकी कहाँ टच होती है? आपके
तालु वाले हिस्से पर टच होती है। उसके बाद आपका आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो देखो आप री बोल के देखो, री, तो री जब आपकी जीभ टच होगी ना दांतों से पहले वाले हिस्से पे टच होगी, तो वो आपका क्या होता है, मूर्धन्य। तो इसको हम री को हम किस में लिखते हैं, मूर्धन्य के अंदर। उसके बाद आपका आता है ऊ। देखो आप क्लियरली बोल के देख रहे हो, इसमें दंत में कोई भी स्वर नहीं आता, तो दंत में हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। अब आप देखिए, बोल के देखिए ऊ। तो देखो आपके जो होठ है वो बाहर की तरफ होते हैं, ऊ। तो आपके जो ऊ और ये बड़ा ऊ है ये आपके आ जाएंगे ओष्ठ में। ठीक है, अब आपके कौन से रह गए, इसके बाद आपके आते हैं ए और आई, और आपके रह गए ओ और औ। तो फ्रेंड्स आप ये देखो, ए हमने किस किस से मिला के बनाया था, ए जमा ई से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है आपका, कंठ, और ई का क्या है आपका तालव्य। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंठ। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लर्न कर लोगे। तो कंठ तालव्य ये किसका हो जाएगा आपका, ए और आई का, क्योंकि ये दोनों किससे बने हैं, ए जमा ई और बड़ी ई से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंठ तालव्य। इसी तरीके से आपका ओ हमने किससे बनाया था, ओ को बनाया था हमने आपके ए जमा ऊ से। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंठ ओष्ठ, सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ और औ। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं उच्चारण स्थान से। तो आपको ये रटना नहीं है, आप बोल के भी देखिए, आपको पता चल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए किस हिस्से को क्या बोला जाता है। जो आपका स्टार्टिंग से होता है वो होता है आपका कंठ, कंठ के ऊपर जो आपका खाली सा हिस्सा होता है ऊपर तरफ वो आपका होता है तालु। उसके बाद जो आपका ऊपर वाला दांतों से जो पहले वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं मूर्धन्य। फिर आपके दांत होते हैं, फिर आपके ओष्ठ होते हैं। तो इसमें आपके कंठ में आपके आ जाएंगे ए और आ, फिर आपके आ जाएंगे तालव्य में ई। उसके बाद मूर्धन्य में आपका आता है री। आप बोल के भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो आपकी जीभ है वो कहाँ टच कर रही है। जहां आपकी जीभ टच करती है तो वहीं पे आपका क्या होगा, वही उच्चारण स्थान होगा। इसमें दंत में कोई भी नहीं होता है। ओष्ठ में आपके आ जाएंगे ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य में आपके हो जाएंगे ए और आई, और कंठ ओष्ठ में आपके हो जाएंगे ओ और औ। एक और चीज फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि आपके जो स्वर होते हैं वो होते कितने हैं, 11 होते हैं। लेकिन जो मात्रा होती हैं वो मात्रा कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 10 क्यों होती है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इनको हम 10 काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको उच्चारण स्थान भी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो उच्चारण स्थान देख लिया हमने, स्वर के हमने टाइप्स देख लिए कि कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने इनका उच्चारण स्थान देख लिया। अब उसके बाद जो ये, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, इसमें ही स्वर में क्या होता है कि जो जीभ की आकृति होती है। एक तो हमने ये बता दिया उच्चारण स्थान में कि आपका ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, लेकिन एक इसमें अब आपका क्या आता है कि आप जैसे बोल रहे हो तो जो आपकी जीभ है किसी हिस्से में तो आगे की तरफ जाती है, किसी में बीच की तरफ जाती है, और किसी में ये मध्य में रहती है। तो फ्रेंड्स स्वर को हमने अभी आपने देख लिया कि 3 टाइप्स का होता है, उसका उच्चारण स्थान पढ़ लिया। तो उसके बाद जो स्वर होते हैं, एक हमारी जीभ की जो स्थिति होती है उसके अनुसार भी इसको बांटा गया है। तो स्वर को जीभ की स्थिति के अनुसार, जीभ की स्थिति के अनुसार इसको हमने जीभ की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हमने इसको डिवाइड किया है। तो वो कितने टाइप्स में होता है आपका, 3 टाइप्स में होता है। तो कौन कौन से हैं वो, पहला होता है आपका अग्र, दूसरा होता है आपका मध्य, और थर्ड होता है आपका पश्च। तो इसमें आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है कि अग्र कौन सा है, आगे वाला, मध्य जो है आपका बीच वाला, पश्च है आपका जो जीभ आपकी पीछे की तरफ जाती है। तो जो आपका अग्र मध्य, अब आपके जो 11 स्वर हैं उनको हमें इनमें क्या करना है, बांटना है। तो देखिए जो आपका मध्य में आता है वो आपका आता है ए। जब आपकी जो जीभ है वो बीच में रहती है वो आपकी होती है ए में। उसके बाद जो आपका हो गया आ, आपका हो गया ये ऊ, और आपका बड़ा ऊ, और ये आपका सॉरी ओ
और आपका औ। तो ये आपके जो 5 होते हैं ये आपके होते हैं फर्स्ट में, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ और, तो ये आपके होते हैं फर्स्ट में। मध्य में आपका एक होता है, ए होता है, और जो आपके अग्र वाले भाग में होते हैं वो आपके होते हैं ई, बड़ा ई, और इसमें आपके होते हैं ए और आई। तो ये आपके हो गए 4 और ये आपका एक हो गया 1। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आपके 9 हो गए। ठीक है, तो ये आपके 4 हो गए, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 5 इसमें हो गए। री इसमें नहीं होता है, तो ये आपको लर्न कर लेने हैं कि अग्र में कौन से वाले भाग होते हैं। ये होते हैं आपके ई, ए, आई। तो ये 4 इसमें हो जाएंगे। एक मध्य में होता है जो बीजीव आपके बीच में रहती है, और 5 आपके होते हैं पश्च वाले भाग में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लर्न कर लेना है। एक होता है आपका, ये जो स्वर का वर्गीकरण किया हमने जीव की स्थिति के अनुसार किया। एक होता है, फ्रेंड्स ये आपने नोट कर लिया है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि जीव की स्थिति मतलब जीव की पोजीशन कहाँ रहती है, उसके आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया। अब आपकी जो ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तो ये आपके होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। आपको ये याद भी रखनी है कितने प्रकार के होते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जीव की स्थिति के अनुसार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, या ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा वृत्ताकार, और एक आपका हो जाएगा अवृत्ताकार। यानी कि एक तो पोजीशन ये बनेगी कि आपका बिल्कुल गोल बनेगा, और एक आपका अवृत्ताकार बनेगा जब आप उन अक्षरों को बोलोगे। तो इसमें आपका वृत्ताकार और अवृत्ताकार, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स आपको वृत्ताकार में याद रखना है आपके कौन कौन से हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये जो आपके 4 होते हैं ये आपके आते हैं वृत्ताकार में। उसके बाद जो आपका होता है ए, इस अवृत्ताकार में आपके आते हैं ए, आ, आपका बड़ी ई, आपका ए, आई हो गए, उ इधर आ जाएंगे, ओ औ। तो ये जो आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके इधर होते हैं। तो ये अवृत्ताकार पोजीशन में आते हैं, रीस में किसी में भी नहीं आता है। तो ये आपका हो जाएगा ए, आर, ई और ए, आई। ये आपके 6 होते हैं, अवृत्ताकार में आ जाएंगे, और आपके वृत्ताकार में होते हैं 4। तो ये आपको लर्न रखना है कि ओष्ठ की आकृति पे हमने इनको 2 भागों में विभाजित किया है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। जो आपके वृत्ताकार में आते हैं उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये 4 होते हैं, और अवृत्ताकार में आपके 6 आते हैं, ए, आ, ई, ए, आई। एक फ्रेंड्स मुख की आकृति के आधार के ऊपर और इनको वर्गीकृत किया है। मुख की आकृति, मुख की आकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें बांटा गया है आपका 4 भागों में। कौन कौन से, एक है आपका समृद्ध, एक है आपका अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, थर्ड है आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, और फोर्थ है आपका विवृत। तो इनमें इनका मतलब क्या है, मुख की आकृति, देखो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपका या तो मुंह बंद होता है, या आधा खुला होता है, आधा बंद होता है, या फिर बिल्कुल पूरा खुला होता है। तो विवृत का मतलब होता है आपका खुला हुआ, और आपका समृद्ध का मतलब होता है आपका
बंद। अब इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, आधा बंद और आधा खुला। अभी आप ये कहोगे दोनों में बात एक ही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे इस तरीके से वर्गीकृत किया है, तो हम इसे चारों टाइप्स में मतलब चारों भागों में, इसको हम चारों भागों में ही लर्न करेंगे। तो इसमें जो आपके आते हैं ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, इसमें आपके आएंगे जो समृद्ध आपका होता है, समृद्ध स्वर होते हैं, तो इसमें आपके आएंगे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। उसके बाद जो आपका इसमें आपके आएंगे ए और औ। इसमें जो आपका आएगा पूरा खुला हुआ में ये आ आएगा। अब जो बाकी के आपके बच जाते हैं यानी कि बड़ी आई और ये आपका औ और आपका ए, ये आपके आएंगे अर्ध विवृत में। ठीक है, ये आपके 10 हो गए हैं। री को हम किसी में भी नहीं लेते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। तो समृद्ध में आपके ये 4 हो जाएंगे, ई उ। अर्ध समृद्ध में आपके ये 2 हो जाएंगे, इसमें आपके ये 3 हो जाएंगे और इसमें आपके ये 2 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो स्वर में थे मोस्टली आपको मैं करा चुकी हूँ। तो स्वर में एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि स्वर में हमने पढ़ा था स्वर में उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और उनकी संख्या कितनी होती है। ह्रस्वर आपके 4 होते हैं, आपके दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, और जो ह्रस्वर होते हैं उनको बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, वो एकमात्रिक होते हैं, लघु स्वर होते हैं, इनके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके, उनको हमने आगे 2 भागों में आगे उन्हें बांटा था, जिसमें आपको सजातीय, विजातीय या फिर आपके संयुक्त दीर्घ स्वर या फिर आपके मूल दीर्घ स्वर, 2 तरीके से हमने उन्हें बांटा हुआ था। तो जिसमें आपके बिल्कुल सेम सेम से फॉर्म होते हैं, यानी जैसे कि ए प्लस ए, तो वो आपके होते हैं, जैसे आ बन गया तो ये हो गए आपके मूल दीर्घ स्वर। लेकिन जिसमें आपका चेंज हो जाता है, जैसे ए के साथ ई आया तो वो आपका क्या बन जाता है, आई बन जाता है, तो वो आपके हो जाएंगे विजातीय या फिर संयुक्त स्वर। ठीक है। तो उसके बाद आपका प्लस स्वर था। प्लस स्वर आपके कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है, वो आपके हो जाएंगे प्लस स्वर। उसके बाद हमने स्वर को हमने डिवाइड किया था उनके उच्चारण स्थान के ऊपर। तो उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा और दंत में आपका कोई नहीं होता, कंठोष्ठ है, इस तरीके से हमने उनको वर्गीकृत किया। उसके बाद हमने उनके 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग, जीव की स्थिति के अनुसार, दूसरा आपका ओष्ठ की स्थिति के अनुसार, और थर्ड आपका मुख की आकृति के आधार पर। तो इस तरीके से हमने इन्हें 3 भागों में विभाजित किया था। तो फ्रेंड्स आपको ये जो भी मैंने आपको नोट कराया है, आप इसके हैंड रिटन नोट्स बना लेना और इसको आप रिवाइज करना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो चुके। इसमें जो आपकी 2-3 चीजें हो रहती हैं वो मैं क्लियर करती हूँ, फिर आपका स्वर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो आपको क्या करना है, अल्प प्राण और महाप्राण आपने पढ़ा होगा। अल्प प्राण और महाप्राण, ये 2 चीजें हैं। तो ये मैं आपको ज्यादा क्लियर नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। जब मैं आपको व्यंजन कराऊंगी, तो जो आपके सभी स्वर होते हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपके सभी स्वर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, सघोष, सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। बस आपको इतना याद रखने की जरूरत है, क्योंकि व्यंजन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तब मैं आपको व्यंजन कराऊंगी तो मैं आपको ये बताऊंगी सघोष, अघोष का, अल्प प्राण और महाप्राण का। तो जो आपको इतना याद रखना है कि जो सभी स्वर होते हैं वो आपके सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ टीचिंग में मेथड में कोई कमी दिखाई देती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी उस कमी को दूर करूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा टीचिंग में मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।